दोस्तों, और ये आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं इसका आरएस के जो साइंस का। पिछले टॉपिक में हमने जो डिस्कशन किया था, हमने जीव तक जो मुख के बारे में हमने बात की थी, पाचन तंत्र हम पढ़ रहे थे। और ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एसआई के लिए प्लस आरएस के लिए जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। प्लस और भी जिस भी राजस्थान के टॉपिक के एग्जाम के अंदर अगर जहाँ भी साइंस पूछी जाती है वहाँ पर ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेकंड लेक्चर, और इसमें हम पाचन तंत्र को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ग्रास नली। तो पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो है मुख वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था, और आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारी ग्रास नली। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि वे ग्रास नली जो है बनती किससे है। तो ग्रास नली की अगर बात करें तो ग्रास नली जो है मांसपेशियों से जो है एक स्ट्रक्चर बनता है, मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो वायु और भोजन दोनों का क्या होता है, एक तरह से कॉमन रास्ता होता है। यानी इसी ग्रास नली के अंदर तो हमारा क्या होगा, अभी खाना भी जाएगा, और इसी ग्रास नली के अंदर से भी हमारी क्या होगी, जो हम नाक से सांस लेंगे वो भी हमारी किससे जाएगी, ग्रास नली से होके जाएगी। तो जब हमारी इससे, तो यहाँ से हमें क्या दो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ग्रास नली पढ़ते समय। एक हमें कि भाई खाना खाते समय जो है हिचकी क्यों आ जाती है, दूसरी हमें जो है खांसी क्यों आती है। क्योंकि यहाँ पे जब ग्रास नली के अंदर क्या एक पोर्शन होता है जिसको नाम देते हैं एपिग्लोटिस, एक तरह से इसको आप ढक्कन की संरचना मान सकते हो कि। और जब भी हम क्या, जब भी कोई हंसते हैं या बोलते हैं, तब ये ढक्कन हमारा क्या एपिग्लोटिस का खुलता है। और जब खाना खाते समय अगर हम बात करते हैं तो हमारा खाना जो है, भोजन इसके अंदर जो हमारी ग्रास नली में आगे ना जाकर हमारा जो एयर पैसेज है इसके अंदर चला जाता है। तो जैसे एयर पैसेज के अंदर जाएगा तो फिर हमें क्या आ जाएगी, खांसी आ जाएगी। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी है उसका जो डायफ्राम है ये क्या होता है, कंप्रेस होता है। और कंप्रेस होकर फिर एकदम वापस रिलीज होता है, तो हमारा जो यहाँ पे जो भी फूड अटका हुआ वो वापस क्या आ जाता है हमारा भोजन के अंदर, और खांसी हमारी बंद हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें भाई हिचकी क्यों आती है, अगर मान लो कि खाना हमारा जो है फूड पैसेज यानी जो ग्रास नली है इसके अंदर अटक गया तो हिचकी आती है, ताकि इसको फोर्सफुली जो है हम इसको वापस पेट आमाशय के अंदर जो है डाल सकें। तो हिचकी का क्या होता है कि भाई ग्रास नली का क्या यूज है, कि यदि खाना हमारा ग्रास नली के अंदर रुक जाता है तो उसको क्या करते हैं, बलपूर्वक जो है अंदर स्टोमक में गिराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिचकी कहलाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें खांसी की, तो खाना अगर गलती से हमारा वायु मार्ग के अंदर अगर चला गया तो उसको फिर बलपूर्वक बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी खांसी। इसीलिए कहते हैं कि भाई खाना खाते समय जो है हमारा क्या बात नहीं करनी चाहिए। ग्रास नली से फिर हमारा जो खाना वो किसके अंदर जाता है, हमारा स्टोमक के अंदर जाता है। तो स्टोमक के अंदर बात करें भाई, स्टोमक में हमारे क्या क्या होता है। स्टोमक के अंदर हमारे यहाँ पे क्या भरा रहता है, कंसंट्रेशन HCl भरा रहता है, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और इस एसिड से हमारे शरीर की जो है पेट की रक्षा करने के लिए यहाँ पे हमारे एक वो म्यूकस की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। तो श्लेष्मा झिल्ली का उपयोग क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर आमाशय के अंदर जो HCl है उससे आमाशय की रक्षा करती है। क्योंकि अगर ये एसिड अगर बाहर आ गया तो हमारे आमाशय को क्या पहुंचा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो आमाशय की जो ये साइज होती है, किसी की छोटी होती है किसी की बड़ी होती है। तो कौन कितना खाना खाएगा ये डिसाइड भी कौन करता है, आमाशय। तो आमाशय की जो साइज है वो भोजन की मात्रा का निर्धारण करती है। अगर हम बात करें कि भाई जैसे किसी व्यक्ति ने खाना खा लिया, जहर खा लिया, तो उसको हम सबसे पहले उल्टी क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो आमाशय के अंदर क्या रहता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो उल्टी के अंदर जो भोजन भी आता है, उल्टी भी जब हम करते हैं तो भोजन भी कहाँ का आता है, यहीं का आता है। इसलिए यदि अगर कोई जहर भी खा लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको तुरंत उल्टी होने की दवाई दी जाती है, ताकि जो भी उसने खाना खाया वो यहीं से बाहर हो जाए। तो आमाशय वह अंतिम स्थान है जहाँ से जो भोजन है वापस लौट सकता है। इसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देते हैं और गोली देते हैं, तो ज़्यादा असरदार कौन सा होता है, इंजेक्शन, क्योंकि डायरेक्ट हमने उसको नसों में दे दिया। गोली हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, पहले पड़ी रहेगी, फिर वो उसके अंदर शरीर के अंदर फैलेगी। इसी तरह से जहर का इंजेक्शन है वो ज़्यादा जल्दी काम करता है, इसकी बजाय जहर पीने से। अगर कोई व्यक्ति सेम जहर को पी जावे और सेम उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए, तो जिसको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए वो तुरंत मर जाएगा, जिसने जहर पी लिया हो सकता है उसके बचने के चांसेस हो। तो हमारा जो ये पूरा आहार नाल है इसके अंदर केवल और केवल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई हमारे शरीर में एसिड कहाँ पाया जाता है। तो पूरा जो हमारा आहार नाल वाला जो सिस्टम है, आहार नाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर केवल और केवल आमाशय यानी स्टोमक ही हमारा जो एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर कि हमें अम्लीय माध्यम मिलता है। अब यहाँ पर हम बार बार जो है अम्ल की बात कर रहे हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो एसिडिटी होती है, लोगों के जो गैस बनती है, उसका मुख्य कारण भी क्या होगा, ये एसिडिटी होगा। तो हम बात करते हैं भाई अम्लीयता की। भाई अम्लीयता यानी एसिडिटी हमारे बॉडी में कब होती है? एसिडिटी का मीनिंग होता है हमारे शरीर के अंदर कि भाई एसिडिटी का मतलब होता है कि भाई जो हमारे शरीर के अंदर जो एसिड है यानी कि जो HCl है उसकी मात्रा जो है बढ़ जाए। अब ये बात है कि भाई हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ती किस किस वजह से है, यानी फिर हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो में क्या आता है, बेस आता है, जो कि एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो एसिडिटी के सबसे पहले हम देखते हैं भाई कारण, शरीर में हमारे एसिड क्यों होता है, गैस क्यों बनती है। तो एसिड का मुख्य कारण है हमारे, जैसे कि भी ज़्यादा चाय पीना, जो व्यक्ति ज़्यादा चाय पीता है उसको गैस बनेगी, वो एसिड बनेगी। इसी तरह से च्युइंगम जो ज़्यादा खाने से हमारे एसिडिटी बनती है, गुटखा खाने से बनती है, खाना न खाने से भी हमारे जो है एसिडिटी बनती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मुंह में के अंदर कुछ भी छोटा मोटा खाते हैं, तो जब भी हम कुछ खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो स्टोमक को एक सिग्नल भेजता है कि भाई अंदर जो है कुछ आने वाला है। तो अंदर जो कुछ भी आने वाला है तो HCl क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया है, वायरस को नहीं, बैक्टीरिया, उनको क्या करता है, हमारे खत्म कर देता है HCl वो बॉडी के अंदर, ताकि वो पेट के अंदर बैक्टीरिया हमारे नहीं जाए। तो जब भी हम कुछ खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्टोमक के अंदर HCl का क्या होता है, सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर HCl बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि हमने उसे खाया तो सही, मुंह चलाया तो सही, लेकिन हमने उसको खाकर जो क्या कर दिया, फेंक दिया, यानी वो हमारे पेट में गया ही नहीं। तो पेट में गया नहीं तो हमारे HCl का सीक्रेशन तो हो गया, यानी बॉडी के अंदर एसिड तो बन गया, लेकिन वो हमारे क्या आया, उपयोग के अंदर नहीं आया। और इस वजह से हमारे शरीर में फिर क्या होती है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे हमने च्युइंगम खाई और खा के हमने क्या कर दिया, उसको थूक दिया, तो बॉडी के अंदर च्युइंगम खाने से दिमाग ने सिग्नल तो भेज दिया कि भाई स्टोमक को कि भाई कुछ ना कुछ आने वाला है, आप एसिड तैयार रखें। इसी तरह से जो भी गुटखा है, हमने वो भी जो गुटखा खाया तो हमारे HCl जो है बढ़ गया। तो अगर HCl की जो अगर अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे आहार नाल के अंदर, सपोज करो कई बार होता है कि एसिड इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसको क्या कर देती है, वो पंचर कर देती है, घाव उत्पन्न कर देती है उसके अंदर। तो घाव से क्या होगा कि जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर घाव आएगा तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड हमारे किसके अंदर आ जाएगा, आहार नली के अंदर आ जाएगा। फिर वही ब्लड हमारे जो है टॉयलेट में भी आएगा, फिर जो है इसके अंदर हमारे पोटी में भी आता है। तो उसको हम जो बीमारी को क्या बोलते हैं, हम अल्सर बोलते हैं। तो अल्सर की बीमारी भी किस वजह से होती है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे छेद होने की वजह से, पंक्चर होने की वजह से। वो किसकी वजह से होती है, एसिडिटी। तो अगर ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उसको जो है अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं स्टोमक की, और हमने देखा भाई स्टोमक की जो साइज है वो निर्धारित करती है कि व्यक्ति भी कितना खाना खाएगा। तो हम बात करते हैं भाई भूख क्यों लगती है, यानी हमारे को कैसे पता पड़ता है कि हमें जो भूख लग रही है। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, खाते हैं हम उससे भी हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज ही मिलता है। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का जब हम पाचन करते हैं तो अंतिम रूप से हमें उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लड के अंदर जो हमारे ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 100 mg/100 ml, ये होना चाहिए। तो इससे अगर मान लो कि भाई अगर कमी है हमारे बॉडी के अंदर, तो फिर हमारे जो स्टोमक है उसकी जो मांसपेशी है वो क्या करने लगेगी, सिकुड़ना और फैलना स्टार्ट करेगी। अंदर मांसपेशी इस तरह से करने लगेगी, सिकुड़ना फैलना। तो उसकी जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी, हमारी भूख उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और जब हम इसको खाना खाएंगे तो खाना खाते समय फिर इसकी गति क्या हो जाती है, धीरे धीरे रुक जाती है। रुक गई इसका मतलब है कि हमारा जो है पेट भर गया। इसके बाद में भी अगर हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से ओवर ईटिंग से हमें क्या हो सकती है, फिर भी एसिडिटी इंक्रीज हो सकती है, दूसरा मोटापा हमारा बढ़ सकता है। अगर किसी के शरीर में मोटापा बढ़ गया तो मोटापे को जो कम करने के लिए हम जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। तो ये बेसिक्स है साइंस का, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, कि भाई अगर मेरे पेट की कोई सर्जरी करवा रहा है मोटापे को कम करने के लिए तो सर्जरी को क्या बोलते हैं हम, बेरियाट्रिक सर्जरी। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर क्या करा जाता है, जो कि आमाशय हमारे स्टोमक का जो वक्र होता है, जो हमने देखा था इस तरह का, जिसके अंदर साइड में HCl बीच में भरा रहता है, उस आमाशय के वक्र को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। स्टोमक के बाद में हमारा जो खाना है वो किस में जाता है, हमारी छोटी आंत में। बीच में हमारा पेनक्रियाज आता है, हमारा यानी अग्नाशय आता है, हमारा लीवर आता है। लेकिन लीवर में हमारा खाने का पाचन नहीं होता। हम जब डाइजेस्टिव ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम पेनक्रियाज और लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वहां से कौन से एंजाइम और हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं।
यानी हम इसके बाद में देखते हैं कि भाई स्टोमक से हमारा फिर खाना कहाँ पर आया, हमारा छोटी आंत के अंदर आया। छोटी आंत को भी हम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छोटी आंत को हम जो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यानी छोटी आंत कितने पार्ट में बनी होती है? 3 हिस्सों के अंदर बनी होती है। तो छोटी आंत किसमें? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत के ऊपर क्वेश्चन सबसे पहला मतलब कि सबसे लंबी जो संरचना है वो किसकी होती है? छोटी आंत की होती है, और इसको 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है, वो हमने देख लिया। दूसरा, भोजन के पाचन का सबसे अगर महत्वपूर्ण अंग है तो वो क्या है? यही है, क्योंकि इसके बाद में जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। अगर भोजन को कहीं पे अंतिम रूप में अंदर पचाया जाता है तो वो यहाँ है, इसके बाद में पाचन नहीं होगा, फिर जो बचा कुचा होगा वो कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और पचा हुआ जो भोजन पच गया, उस पचे हुए भोजन को यहीं से हमारे ब्लड के अंदर डाला जाता है। यानी एनर्जी के लिए सारा जो भोजन पच गया उसको ब्लड में कहाँ पे डाला जा रहा है? छोटी आंत के अंदर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके अंदर जो भोजन का जो अवशोषण है, तो छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए विशेष प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती है, उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? विली। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए ये हमारे हो गया छोटी आंत। अब छोटी आंत के बाद में जो भोजन का हमारे पाचन हो गया, भोजन का जो बचे हुए जो पचा हुआ जो भोजन था उसका अवशोषण भी हो गया। उसके बाद में हमारे आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है कि जो उस वेस्टेज भोजन के अंदर जो पानी और खनिज और मिनरल्स, यानी खनिज और जो पानी है यानी मिनरल्स और वाटर है, उसके अवशोषण का जो एब्जॉर्प्शन का मुख्य काम किसमें होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। क्योंकि यहाँ से जो भी हमारे भोजन के अंदर जो अभी बच गए खनिज और पानी, उनका अवशोषण हो गया, जो नहीं होंगे वो अब क्या जाएंगे? बाहर जाएंगे। तो खनिज और पानी के अवशोषण का मुख्य अंग एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, तो वो कौन सा है? हमारा बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद में यहीं से जो हमारे शरीर से जो अनपचा जो भोजन है उसको क्या करता है? उत्सर्जित किया जाता है। और बड़ी आंत भी जो है 3 भागों से मिलकर बनी होती है। उनका बड़ी आंत भी किससे? 3 भागों से मिलकर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? हम सीकम बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं और रेक्टम बोलते हैं। जिनकी ट्रिक है याद करने की, सिको रे, सी को रे। और इसके 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? एक हो गया सीकम, एक हो गया कोलोन और एक हो गया हमारा रेक्टम हो गया। तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? भोजन का पाचन या अवशोषण किया जाता है। और शरीर के लिए जो हमारे जितने भी आवश्यक मिनरल्स हैं, खनिज हैं, मिनरल्स है, पानी है, उनका अवशोषण कहाँ पर होता है? हमारा बड़ी आंत के अंदर होता है। और भोजन का जो अवशोषण करके भी हमारे क्या होता है? छोटी आंत से ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। और मिनरल्स का भी अवशोषण करके यहाँ से क्या कर दिया? ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। एक हमारे इसके अंदर बड़ी आंत में एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या काम करता है? अपेंडिक्स जो होता है हमारा जो भी, अगर हमारे कोई जो छोटी आंत में हमने जो भोजन का पाचन हुआ, तो अपेंडिक्स के अंदर अगर मान लो कि सपोज करो कि अगर भोजन प्रवेश कर जाता है, तो वहीं पर वो क्या करता है? फिर भोजन सड़ता है, और सड़ने से क्या हो जाता है? पेट दर्द हो जाती है, या अन्य बीमारियां भी हमें हो सकती है। अपेंडिक्स जो है एक तरह से क्या है? अवशेषी अंग है, यानी जिसका अभी कोई वर्तमान में यूज नहीं है। और दूसरा, शरीर में, मानव के शरीर में अपेंडिक्स का होना एक इसका प्रतीक है कि वे शाकाहारी प्रवृत्ति का संकेतक है। जैसे हमने देखा था कि भाई कैनाइन यानी जो दांत है, आहार नाल की लेंथ छोटी, ये किसके प्रतीक है? आदमी के मांसाहारी होने के। इसी तरह से अगर व्यक्ति के अंदर अपेंडिक्स पाया जाता है मानव के अंदर, तो वो किसका संकेत है? हमारे शाकाहारी होने का। अपेंडिक्स के बाद में अब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को जो है कि हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, तो हमें बेसिक सवालों के जो जवाब हमें आने चाहिए। तो हमारा बेसिक सवाल है कि भाई जैसे कि हमें जो है कब्ज क्यों होती है? तो अगर हम बात करें कि भाई किसी भी व्यक्ति को कब्ज क्यों होती है, तो कब्ज का मतलब होता है कि उसको जो है मल त्याग वो जो समय पर नहीं किया जा रहा। तो मल त्याग क्यों नहीं किया जा रहा? अगर मान लो कि समय से अगर मल त्याग नहीं किया जाए, तो बड़ी आंत के अंदर क्या काम करती है? बड़ी आंत पानी और मिनरल्स इनका क्या करती है? रेगुलरली क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती रहती है। तो आपने समय से अगर मल त्याग नहीं किया, तो उसमें पानी व मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन क्या करती है? रेगुलर होता रहता है। तो रेगुलर होने से उसमें से जो भी अनपचा रहेगा उसमें वो मल क्या हो जाता है? हमारा कठोर हो जाता है। और कठोर हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कब्ज कहते हैं। तो अगर समय से मल त्याग नहीं किया गया, तो बड़ी आंत उसमें से पानी व मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन लगातार करती रहती है, जिससे कि हमारा मल क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कब्ज कहते हैं। इसी तरह से कि सपोज करो कि भाई किसी को डायरिया आ गया, तो डायरिया क्यों हो गया? डायरिया होता है कि अगर मान लो किसी भी तरह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया वहां पे, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो बड़ी आंत है जिसका काम है पानी व खनिज का अवशोषण करना, और वो बड़ी आंत पानी और खनिज का अवशोषण नहीं कर पा रही है, तो वो हमारे पानी और खनिज मिनरल्स हमारे बॉडी से है जैसे जिससे वापस क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरिया होना, दस्त होना।
अब लोग कहते हैं भी फूड पॉइजनिंग होगी, तो फूड पॉइजनिंग से क्या तात्पर्य है? फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि जो भी हमारी बड़ी आंत है वो क्या नहीं कर रही, प्रॉपर काम नहीं कर रही। इसी तरह से जो पाइल्स होते हैं या बवासीर होते हैं वो क्यों होते हैं? पाइल्स या बवासीर का मतलब होता है कि जो हमारी आरबीसी है, रक्त वाहिनी, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे, तो आरबीसी के हमारे अगर मान लो कि भाई लंबाई बढ़ जाए, लंबाई बढ़कर वो क्या आ जाती है, गुदा से बाहर आ जाती है। तो गुदा से बाहर आ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलती है। और आरबीसी हमारी रक्त वाहिनी है, रक्त को कैरी करती है यानी ब्लड को ले जाती है। तो फिर पाइल्स के अंदर हमारा क्या आता है, ब्लड आता है, इसी को हम बोलते हैं बवासीर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे किसी को आपने सुना होगा कि हर्निया की बीमारी हो गई, तो हर्निया की बीमारी क्यों होती है? हर्निया की बीमारी का मतलब होता है जो कि हमारी आहार नाल होती है। तो सपोज करो भाई आहार नाल की जो लंबाई अगर बढ़ जाए, और बढ़ने से हमारे अगर उसकी लंबाई बढ़ने से क्या होती है, जो हमारे कोमल उत्तक है वर्षण कोष, उसके अंदर अगर प्रवेश कर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। तो आहार नाल की लंबाई बढ़कर ये हमारे कोमल उत्तक वर्षण कोष के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है, उसको बीमारी को हम क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। तो ये हमारे बेसिक्स था एलिमेंट्री कैनाल का, और उसके अंदर हमारे जो कि कौन-कौन से अंग हमारे पाचन में यूज़ आते हैं। अब हम जो डाइजेशन जो ग्रंथियाँ हैं, पाचन ग्रंथियाँ हैं, डाइजेशन ग्लैंड है, उनको पढ़ने से हम पढ़ेंगे पहले भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि भई हम जिस चीज़ का पाचन कर रहे हैं एक्चुअली पाचन में होता क्या है, फूड के साथ क्या होता है। क्योंकि हम सीधा का सीधा किसी चीज़ को पचा नहीं सकते हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। हमारा उसको कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें उसका तोड़ना पड़ेगा, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे भोजन के अंदर, और ये आपके सीधा-सीधा सिलेबस के अंदर भी गिवन है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ इसको बताइएगा ज़रूर, और इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।